Hi everyone. Hello everyone. How's everyone doing today? I hope everyone is doing fine. तो चलो जो लास्ट क्लास में रह गया था, लास्ट वीडियो में जो हमारा रह गया था उसको हम कंटिन्यू करते हैं। इस यूनिट का सेकेंड यूनिट का पार्ट जो था डेफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। अब डिफॉर्मेशन बोल दो आप, आपका कोई भी सॉलिड है समझिए, और इस सॉलिड पर कोई फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। अब जब भी कभी इस पे फोर्स अप्लाइड होगा सॉलिड पे तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो सकता है, पहली चीज़ उसका साइज भी चेंज हो सकता है। ये चीज़ तो हमें पता चल गई है कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी पे फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका शेप एंड साइज चेंज होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। मतलब आपके सॉलिड का कहीं ना कहीं शेप और साइज चेंज हो रहा है। तो यही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कुछ थोड़े से इसमें लॉज हैं जिनकी बात करेंगे, जैसे आपका हुक्स लॉ आ जाएगा, आपकी कुछ हैकेल्स इक्वेशंस आ जाएंगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा भारी नहीं है, इजी है। अब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मुझे जानते हैं, अब हम कहाँ जाने वाले हैं, अपने नोट्स पार्ट पे। एग्जैक्टली, यू आर राइट, हम नोट्स पे चलते हैं, कुछ भी हमारा ना छूटे। अब जैसे यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है, अगर हम उसको किसी भी सॉलिड पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे उसके चेंज होगा, शेप और साइज में चेंज देखने को मिलेगा। इसी को हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं। अब इसको भी कैसे हो जाएगा, आपका जो सॉलिड है उसके डिफॉर्मेशन की बात हुई है दो में। अब जैसे एक तो आपका इलास्टिक हो गया है, एक आपका प्लास्टिक हो गया है, ठीक है। दोनों की ही डिफॉर्मेशन या फोर्स जब अप्लाइड होता है, दोनों में अलग अलग चीज़ें आउटकम अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक्सटेंट ये डिपेंड करता है कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पर, क्या प्रॉपर्टी है मटेरियल की, वो डिपेंड करता है। अब अगर आपका सॉलिड है, सॉलिड तब डिफॉर्म होता है दो वेज में, जब उस पर दो तरीके से, अगर अंडर स्ट्रेस है, जैसे आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन है तो ये तो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन बोल सकते हो या रिवर्सिबल बोल सकते हो, ठीक है। ये एक टाइम के बाद रिवर्सिबल है। जैसे आप स्ट्रेच करोगे कुछ भी, अपना इलास्टिक कोई मटेरियल है, रबर बैंड ही ले लो, अगर आप दोनों साइड से उस पर स्ट्रेस लगाओगे, खींचोगे उसको, तो वो स्ट्रेस हो जाएगी, उसमें थोड़ा सा चेंज शेप और साइज में आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप उसको लूज कर दोगे, छोड़ दोगे, फोर्स हटा दोगे उस पे से, जैसे ही फोर्स या स्ट्रेस रिमूव होगा वो बैक टू इट्स पोजीशन आ जाएगा। इसीलिए इसको टेम्परेरी डिफॉर्मेशन बोला गया है। मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है जब भी उस पे से स्ट्रेस हटा दिया जाए। अब स्ट्रेचिंग ऑफ इंटरएटॉमिक बॉन्ड्स बिहेवियर जो है वो लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है, जिसकी हुक्स लॉ की हमने बात की थी। अब फार्मास्यूटिक्स में जैसे माइक्रोक्रिस्टलिन सेलुलोज है, उसमें क्या है, उसका ही इलास्टिक बिहेवियर है। आपका जो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज है उसका इलास्टिक बिहेवियर है। अब हुक्स लॉ कहता है आपका ये जो है कोई भी सब्सटेंस है, ऐसे मान के चलिए, नॉट सब्सटेंस बट मटेरियल मान लो, ठीक है, सब्सटेंस नहीं। अब इसको मटेरियल समझो, इस मटेरियल पे दोनों साइड से स्ट्रेस लगा है, ठीक है, ऐसा फोर्स लगाया गया है, इसको पुल किया गया है दोनों साइड से। अब जब दोनों साइड से किया गया है तो क्या होगा, ये इसकी शेप चेंज हुई, स्ट्रेन पड़ा, तो ऐसे ये स्ट्रेच हो गया है पूरा। अब जैसे ही इस पे से स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस हटा देंगे, जो फोर्स लगा था जो हटा है, तो ये अपनी बैक टू इट्स पोजीशन या बैक टू इट्स शेप एंड साइज में पहुंच जाएगा, नॉर्मल जो पहले था। तो यही हमारा हुक्स लॉ है, ठीक है। इलास्टिक मॉड्यूलस और यंग्स मॉड्यूलस बोला भी जाता है इसको, अगर ई की बात करें तो हम। तो ये हो गया कि फोर्स हटाया, स्ट्रेस हटा, तो वो बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन पहुंच गया। यही डिफॉर्मेशन है, इसीलिए इसको हम इलास्टिक को टेम्परेरी डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं सॉलिड में। अब प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक में जो है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन है। अगर आपने एक बार प्लास्टिक पे स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेन की वजह से वो टूट जाएगा, वो बैक टू इट्स पोजीशन नहीं आएगा। शेप एंड साइज तो चेंज होगा ही होगा, बट परमानेंटली वो चेंज हो जाएगा। मटेरियल आपका वापस ओरिजिनल शेप में कभी नहीं आता, अगर आप स्ट्रेस हटाओगे भी तो भी नहीं आएगा। ये इरिवर्सिबल मूवमेंट होती है एटम्स की या पार्टिकल्स की। अगर इसको देखा जाए, अब कुछ मटेरियल्स जो हैं वो कुछ प्लास्टिक फ्लो रखते हैं,
ठीक है, कुछ प्लास्टिक फ्लो रखते हैं जिसकी वजह से वो एक सॉलिड फॉर्म करेंगे। कोहेरेंट टैबलेट्स हैं, उन पे आप सोचिए, फॉर एग्जांपल आपके पाउडर्स हैं, या आप उनको अलग तरीके से देखो, जब उसको कंप्रेस किया जाता है या उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाइड होता है तो फोर्स की वजह से वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है, एक शेप आ जाती है। अब जैसे आपका स्टार्च और कैल्शियम फॉस्फेट में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, तो ये समझ गए आप, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन परमानेंट है, चेंज नहीं होने वाला। अब हैकेल इक्वेशन इसलिए पढ़ते हैं, अब आपको ये सोचना है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। हम इसलिए पढ़ते हैं जब भी हम कभी टैबलेट फॉर्मेशन देखने वाले हैं, ठीक है। टैबलेट फॉर्मेशन कैसे होगी? कंप्रेसिबिलिटी के थ्रू, या जब कंप्रेस किया जाएगा उनको तभी होता है। आपका पाउडर है, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर से या फोर्स से जब कंप्रेस किया जाएगा तो उसका एक शेप आ जाता है। तो इसमें यही है, कंप्रेसिबिलिटी को पढ़ते हैं, डिफॉर्मेशन बिहेवियर जो पाउडर्स के हैं टैबलेटिंग के टाइम पे, उसको हम हैकेल्स इक्वेशन के थ्रू पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, आपकी पोरोसिटी रिडक्शन, अप्लाइड प्रेशर जो है उससे क्या होता है, मदद मिलती है कि हम मटेरियल को कंप्रेशन के अंडर देख के ये समझ सकते हैं कि क्या चेंजेस आ सकते हैं। अब ये इक्वेशन है तो इसमें हमें याद रखना है अपने पी को और अपने के को। हमें ये समझना है इसमें हैकेल्स इक्वेशन में कि हमारा जो पाउडर है वो कैसे बिहेव करता है जब उसको कंप्रेस करते हैं टैबलेट में, ठीक है। फार्मास्यूटिकल में बात करें हैकेल्स लॉ की तो हैकेल्स इक्वेशन यही है, कंप्रेस करेंगे पाउडर को टैबलेट में, तो यही है। तो इससे ये पता चलेगा डेंसिटी, जो हमारी डेंसिटी है वो प्रेशर, डेंसिटी चेंज होगी किसके थ्रू? प्रेशर के थ्रू। जितना प्रेशर लगेगा कहीं ना कहीं वहाँ डेंसिटी चेंज होगी। हमें एक चीज़ याद रखनी है, जितना ज़्यादा प्रेस होगा पाउडर आपका जो पाउडर है वो प्रेस हो रहा है ज़्यादा, तो इसको आप क्या मान के चलो, पी अगर आपका इंक्रीज होता है तो समझिए डी भी आपका इंक्रीज होगा और इससे ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। उतनी टैबलेट आपकी अच्छे से बन पाएगी। सिंपल टर्म्स में बता दिया हमने, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर फार्मेसी में हैकेल इक्वेशन की बात करें तो ये पता चलता है कि हम राइट बाइंडर्स और फिलर्स को कैसे यूज़ करेंगे, हमारा पाउडर किस तरीके से कंप्रेस होना है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो जाएगा, हमारी जो टैबलेट है वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। कंसिस्टेंट रहनी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है ज़्यादा, एक को ज़्यादा हार्ड प्रेस कर दिया, एक को कम प्रेस किया, तो यही है हैकेल्स लॉ में। स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेस जो है आपका इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया है जो एक्सर्ट करता है मटेरियल के थ्रू। आपका मटेरियल जो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया रखता है, जबकि एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी है स्ट्रेस का, F/A, जो आपका फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरियाज, ये स्ट्रेस में आ जाएगा। अब स्ट्रेन है आपका, ये डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी, इनको याद कर लेना, कभी कभी ये 2 मार्क्स में भी आ जाती हैं, पूछ लेते हैं इनको। अब स्ट्रेन है, स्ट्रेन हमारा रिलेटिव चेंज करता है डायमेंशन में, जबकि किसके थ्रू होता है? कॉज्ड बाय स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है हमारा? डायमेंशनलेस है, कोई यूनिट नहीं है वहाँ पे। ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। अब इलास्टिक मॉड्यूलस, जो ई की हमने बात की थी ऊपर अपने हुक्स लॉ में, यंग्स मॉड्यूलस, इसमें ये कहता है जो रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन है इलास्टिक रीजन में और स्ट्रेस टू स्ट्रेन कर्व का, वही हमारा क्या है? इलास्टिक मॉड्यूलस। तो ऑलवेज रिमेंबर, रेशियो ऑफ स्ट्रेन टू स्ट्रेस टू स्ट्रेन मेजर्ड पास्कल्स में मेजर करेंगे। जितना ज़्यादा आपका ये इलास्टिक मॉड्यूलस हाई होगा, उसका उतना ही स्टिफ मटेरियल है, कम होगा तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा आपका, ठीक है। ये रेलेवेंस है फार्मास्यूटिक्स में कि कितना इजीली एक पाउडर, आपका पाउडर बेड डिफॉर्म हो सकता है इलास्टिकली बिफोर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से पहले इलास्टिकली, मतलब आप कितना उसको खींचोगे, अगर कोई कंपाउंड है, कोई मटेरियल है आपके पास, उसको इतना खींचोगे कि वो इलास्टिक फॉर्म में रहे
किससे पहले? प्लास्टिक डेफॉर्मेशन से पहले। ऐसा नहीं है कि इतना खींचा वो डायरेक्ट टूट गया, नहीं, उससे पहले थोड़ा वो स्ट्रेच जरूर होगा, थोड़ा स्ट्रेचिंग जरूर आएगी, वो उसकी इलास्टिकली प्रॉपर्टी की वजह से। अब इससे इम्पैक्ट पड़ता है टैबलेट फॉर्मेशन में, मैकेनिकल स्ट्रेंथ में, फ्राइएबिलिटी में। तो इस तरीके से हमारा ये रेलेवेंस है फार्मास्यूटिक्स से। ओके राइट, तो इतना ही पार्ट हमें पढ़ना था अपने डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड में। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।